अस्सलाम स्टूडेंट्स, बेटा उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे सारे। हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे क्लास 10 का और उसका सेकंड लेक्चर है हमारा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का सब प्रोग्राम्स में फाइल मिलनी। इससे प्रीवियस लेक्चर हमने देखा सब प्रोग्राम्स क्या होते हैं और फंक्शन कितनी किस्म के होते हैं। दो तरह के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। फिर हमने बिल्ट इन फंक्शन में देखा दो तरह के फंक्शन होते थे, न्यूमेरिक फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते थे जो सिर्फ नंबर्स पर अप्लाई हो सकते और उनका रिजल्ट एक नंबर ही आता था। उसके बाद हमने स्ट्रिंग फंक्शन देखे। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन जो थे वो अप्लाई तो स्ट्रिंग क्वांटिटीज पे होते थे, लेकिन उनका रिजल्ट नंबर भी हो सकता था और स्ट्रिंग वैल्यूज भी हो सकती थी। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने एलियस फंक्शन और इन फंक्शन भी पढ़ लिए थे जो कि न्यूमेरिक फंक्शन। आज उसी को आगे मतलब कर रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिक फंक्शन है जो ये है SQR। सबसे पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बच्चे गलत कर देते हैं। ये इसको बच्चे कंसीडर करते हैं SQR को स्क्वायर, और जहां पे भी पेपर आता है वो स्क्वायर से रिलेटेड डेफिनेशन लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, SQR होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, SQR स्टैंड फॉर स्क्वायर रूट। SQR फंक्शन इज यूज्ड टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर रूट होता है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, हाँ, मैथ की एक ब्रांच होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं। वो जिस तरह से लाइक अगर मैं लिखना चाहूँ तो -3 का स्क्वायर रूट में लिखता हूँ 3 एओटा। ये जो एओटा होता है ये इमेजिनरी नंबर में होता है। ठीक है, कंप्यूटर में इमेजिनरी नंबर नहीं आ सकते क्योंकि कंप्यूटर में रियल नंबर होते हैं ज़्यादातर। ठीक है बेटा, तो इस वजह से इसकी डेफिनेशन जब हम करेंगे हम ये स्पेशल बताएंगे कि जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अगर हमारा नंबर पॉजिटिव नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा। अगर नंबर नेगेटिव वाला आ गया, अगेन बताने दो, अगर मैंने इस तरह लिख दिया इसका स्क्वायर रूट लेना है मैंने, ठीक है, SQR माइनस लिख दिया, तो इसकी जगह रन टाइम एरर आ जाएगा। रन टाइम एरर क्यों आ जाएगा? क्योंकि ऐसा काम पॉसिबल ही नहीं, और जब ऐसा काम जो पॉसिबल हम करवाने की कोशिश करते हैं तो रन टाइम एरर आता है। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन अगेन देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर x, x कोई भी नंबर हो सकता है। फिर वो कह रहे हैं x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x है जो उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना जरूरी है, क्योंकि 0 से अगर लेस हो गया तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट इसका फॉर्मेट होता है SQR और ब्रैकेट में वो नंबर जिसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल है 10 पे प्रिंट SQR 25। अब मैंने इसको रन किया तो मुझे इसकी आउटपुट जो मिल गई वो मिल गई 5। ठीक है, ये आउटपुट लिखना जब आप एग्जाम्पल दे रहे होते हैं ना, एग्जाम्पल में आउटपुट लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है बेटा, इस वजह से मैंने आउटपुट लिख दी है। ठीक है, 10 प्रिंट SQR 25। हमने इसको दूसरे तरीके से कुछ बच्चे लिख लेते हैं, वो भी आप देख लें। समटाइम इसको इस तरह भी लिखा जाता है SQR, लाइक एक बच्चा ले रहा है पहले ले रहे हैं x इज इक्वल टू 25 और फिर लिख रहे हैं 10 पे ये लिखा, 20 पे लिखा प्रिंट SQR x और 30 पे एंड कर दिया। रन करेगा इसको तो इसका आंसर भी 5 आएगा। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 25 को वेरिएबल में रखवा के वेरिएबल इधर वैल्यू एज दे दें, या अपडेट भी कर सकते हैं। तो इनमें से जो एग्जाम्पल आप बोर्ड में देना चाहें आप पेपर में दे सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइन फंक्शन। क्लियर है, साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन आपने अक्सर ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा होगा, साइन कॉस, ये डिफरेंट थे, हम सारी यूज लेते हैं इधर। साइन फंक्शन था, कॉस है, टेंजेंट है, फिर सीकेंट है, कोसीकेंट है और लास्ट पे कोटेंजेंट है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, हमारी बुक में सिर्फ साइन की डेफिनेशन और फॉर्मेट वगैरह दिए गए।
ठीक है बेटा, हमारे बुक में सिर्फ ये 6 दिए गए, सॉरी डेफिनेशन सिर्फ साइन की दी गई है, बाकी के नेम्स लिखे गए। लेकिन एक दफ़ा बोर्ड में ऐसा हुआ था, कॉस के डेफिनेशन पूछ ली थी उसने, आया होता व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस फंक्शन, आल्सो राइट इट सिंटेक्स एंड एग्जांपल। अब इस डेफिनेशन में जहाँ जहाँ वर्ड साइन यूज हुआ है ना, वहाँ वहाँ वर्ड आपने कॉस यूज कर लेना है, तो कॉस की डेफिनेशन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो अब हम साइन की डेफिनेशन करते हैं। वो क्या कहता है, the purpose of sine function is used to find the trigonometric ratio called sine of an angle x expressed in radian, वो रेडियन में एक्सप्रेस किया हो। ठीक है, क्लियर होगी बात? दोबारा सुन लें कि साइन फंक्शन क्या करता है। ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने अभी बताए हैं, साइन थीटा कॉस टेन सीकेंड सीकेंड कोटेंजेंट, ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनमें से जो साइन फंक्शन है उसकी जो वैल्यू होगी वो होता है। ठीक है, क्लियर है? कैलकुलेटर से जैसे हम साइन फंक्शन यूज कर लेते हैं, तो इसके दो सिंटेक्स दिए हुए हैं। ये जो पहला सिंटेक्स है ना साइन एक्स, ये होता है फॉर डिग्रीज। ठीक है, जब हमने डिग्री में बात कर रहे होते हैं, साइन की वैल्यू हमारे पास डिग्री में होगी, तब हम ये वाला सिंटेक्स यूज करेंगे। और जब हमारे पास साइन की वैल्यू रेडियन में होगी, तब हम ये वाला सिंटेक्स यूज करेंगे। ये फॉर डिग्रीज है, ये फॉर रेडियंस है। क्लियर है बेटा? ये दो सिंटेक्स है इसके, एक सिंटेक्स फॉर डिग्री है और दूसरा सिंटेक्स फॉर रेडियन। इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहले सिंपल एक एग्जांपल कर लेते हैं। 10 पे प्रिंट साइन 30। ठीक है, मैंने इसको रन किया, मुझे इसका आंसर मिल गया 0.5, क्योंकि ये वैल्यू मैंने डिग्री में थी और डिग्री में मुझे इसका आंसर 0.5 मिल गया। क्लियर है बेटा? अब रेडियन वाला एग्जांपल देख लेते हैं। जब आपने रेडियन में लिखना होता 30 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब जब हम इसको रन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.009। क्लियर है बेटा? तो ये एग्जांपल थी जो हमारी, ये डिग्री वाली एग्जांपल है, और ये एग्जांपल है जो हमारी रेडियन वाली एग्जांपल है। ठीक है, डिग्री के लिए आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी, उसका आंसर मिल जाएगा, और रेडियन के लिए आपको वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी ब्रैकेट के अंदर। ये ब्रैकेट आप देख रहे हैं, दोबारा ब्लू से लगा रहा हूं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही आपने लिखना है। ज्यादा क्लियर इधर लिख देता हूं, 30 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180। अब आप बच्चे पूछ रहे हैं 3.14 क्या बेटा? 3.14 इज द वैल्यू ऑफ पाई। अक्सर मैट्रिक लेवल पे जो पाई की वैल्यू होती है, वो बच्चे अक्सर 22/7 लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर इनको हम डिवाइड करें तो वो इक्वल टू 3.14 आ जाती है। ठीक है, इस वजह से पाई की वैल्यू है, क्योंकि हम डायरेक्ट पाई इस तरह नहीं लिख सकते कंप्यूटर के अंदर, कीबोर्ड पे इस तरह अलाउ नहीं होता, इस वजह से हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई? तो आप इनमें से कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं बुक में। अक्सर बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि ये जो मैंने ये वैल्यू लिखी हुई है बुक में तो 0.99 लिखी होगी। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती है बुक वालों से। क्लियर है? अब आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा टैब फंक्शन। कैसे बेटा? हमारे पास टैब फंक्शन, टैब फंक्शन क्या करता है? कहता है टू प्रिंट एट सर्टेन कॉलम पोजीशन x ऑन द स्क्रीन, सर्टेन कॉलम पोजीशन x ऑन द स्क्रीन। इसको समझाने के लिए हम स्क्रीन ही बना देते हैं। लाइक ये हमारी स्क्रीन, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है। अब बेसिक लैंग्वेज के अंदर ये जो स्क्रीन होती है ना, इसे वो लॉजिकली ऑर्डर्स में डिवाइड कर देते हैं, कॉलम्स में। अब ये कॉलम हमें स्क्रीन के ऊपर नजर तो नहीं आ रहे होते क्योंकि ये लॉजिकली होते हैं, लेकिन उसने इन कॉलम्स में इसको डिवाइड किया होता है। ठीक है, ये हर जो कॉलम होता है ये होता है 14 स्पेसिस का।
और इसको बोलते हैं वन जोन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई। तो एक जोन, एक कॉलम, या इसको आप दूसरे वर्ड में कहते हैं वन कॉलम। ठीक है, ये 14 स्पेसिस का होता है। क्लियर है। तो लॉजिकली बेसिक लैंग्वेज ने हमारी स्क्रीन को डिवाइड किया हुआ है। इसकी जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन होती है ना, ये वाली पोजीशन, ये होती है 0। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट पोजीशन। और ये जो होती है, ये होती है हमारी राइट मोस्ट पोजीशन। राइट मोस्ट पोजीशन जो होती है, ये हमेशा डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ स्क्रीन। ये हमारी स्क्रीन की विड्थ पे डिपेंड करता है कि जितनी हमारी स्क्रीन होगी। आपने देखा ना, कुछ स्क्रीन स्क्वायर में होती है, कुछ स्क्रीन वाइड स्क्रीन होती है, कि कोई 14 इंच की है, कोई 30 इंच की है, कोई 36 इंच की है। तो अकॉर्डिंग टू हमारी जो स्क्रीन होती है ना, उसके मुताबिक उसने कॉलम से डिवाइड किया होता है। हमें राइट मोस्ट पोजीशन तो नहीं पता, लेकिन लेफ्ट मोस्ट पोजीशन जो कि बाय डिफॉल्ट होती है वो 0 होती है। उसका क्लियर बेटा। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। हम ये फॉर्मेट की तरफ आते हैं। फॉर्मेट इधर x लिखा हुआ है। x की न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो 1 to 255 होती है। 1 से 255 तक हम जितनी मर्जी वैल्यूज दे दें। क्लियर होगी बात। अगली बात सुने। अब मैं ले लेता हूँ टैब 5, 1 2 3 4 5 इधर आ जाए, लेकिन मैंने टैब 10 ले दिया। अब जो टैब 10 है वो इसकी पोजीशन से आउट जा रहा है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है ही नहीं। अब वो क्या करता है, इसकी जो एक लाइन तो ये है ना, ठीक है, पहली लाइन इधर लिखी होगी, वो 5 के बाद ये 1 2 3 4 5 के बाद नेक्स्ट लाइन में कंसीडर करेगा 6 7 8 9 10 और इधर वो लिखना शुरू कर देगा। ठीक है बेटा, बात क्लियर है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल है 10 पे प्रिंट पाकिस्तान इज माई, थोड़ा सा अगली लाइन में लिखूं कंट्री, और इधर इसको रन कर रहे हैं, और दरमियान में यहाँ पे वो टैब फंक्शन यूज कर रहे हैं। इधर लिख रहे हैं टैब 1 और इधर लिख रहे हैं टैब 2। अब जब हम इसने इसको रन किया तो इसके आउटपुट में जरा पहले नीचे लिख लेते हैं। इसके आउटपुट आएंगे पाकिस्तान। ये इस कॉलम में लिखने के बाद वो एक कॉलम की स्पेस देके इज माई, फिर दो कॉलम की स्पेस देके काउंट। ठीक है बेटा। अगर हम अब इस पे इसकी आउटपुट लिखें तो कुछ इस तरह बनेगी। पहले वो इधर लिखेगा पाकिस्तान, फिर उसने कहा टैब 1। इस टैब 1 की वजह से ये नेक्स्ट कॉलम में मूव कर जाएगा और यहां पे लिखेगा इज माई। अब उसने कहा टैब 2, ये कॉलम टैब 1, ये कॉलम टैब 2, एक कॉलम टैब 1, दूसरा कॉलम टैब 2 इधर आ जाएगा, इधर लिख देगा कंट्री। ठीक है बेटा जी, कि टैब 1 थी, नेक्स्ट कॉलम में मूव करके एक कॉलम का उसने डिफरेंस दिया, टैब 2 थी, दो कॉलम के डिफरेंस पे आ गया। अगर अब ये टैब 2 की जगह, इसकी जगह मैं ये कर टैब 5, अब देखिए क्या होगा। अपनी यहाँ टैब 8 कर लेते हैं, चलिए 8। अब देखिए 1, ये कंट्री इधर से खत्म हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 इस कॉलम में आ गया। ठीक है, और वो नेक्स्ट लाइन में यहां पे लिखेगा कंट्री। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई। तो ये थी हमारा फंक्शन था टैब फंक्शन, और इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।